नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अत्याचार यूट्यूब चैनल में, जहां हम सिविल इंजीनियरिंग को मज़ेदार तरीके से और समझने लायक बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है रेनफोर्समेंट की, और रेनफोर्समेंट में भी जो सबसे पुराना और एक तरह से बहुत ही विश्वसनीय रेनफोर्समेंट का ब्रांड जो कि टाटा का ब्रांड है, टिस्कॉन। टाटा टिस्कॉन एसडी बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाला सरिया। तो टिस्कॉन के बारे में, रेनफोर्समेंट के बारे में हम बात करेंगे और हम समझेंगे कि अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में टिस्कॉन का रेनफोर्समेंट या टाटा का रेनफोर्समेंट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी आदमी घर बनाता है तो लगभग ज़्यादातर लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होता है उनके लिए। वो जब घर बनाते हैं तो सिर्फ घर ही नहीं बनाते, उनका इमोशंस भी उसमें लगा होता है और वो इमोशंस के साथ घर बनाते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार बहुत ज़्यादा खर्च भी करते हैं और उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं। खर्च करने के बाद भी अननेसेसरी का खर्चा हो जाता है। कुछ नौसिखिया लोगों के संपर्क में आते हैं जो उनको सही सलाह नहीं देते और वो इमोशंस में बह के ज़्यादा पैसे भी खर्च करते हैं और वो रिजल्ट भी उन्हें नहीं मिलता है। तो मेरी कोशिश यही है कि भारत में जो भी बिना इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के वर्क हो रहा है, ऐसे लोग जो कि बिना इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, उनके सलाह तो यही है कि आप किसी न किसी इंजीनियर से सलाह ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर नहीं ले पाते हैं किसी भी कारण से, तो मेरे वीडियोज़ देखिए, उससे भी आपका काफ़ी ज्ञानवर्धन हो सकता है। और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात है, तो हम लोग एक 1 बाय 1 करके एक एक मटेरियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ब्रांड बाय ब्रांड डिस्कस करेंगे। टाटा जो है भारत का बहुत ही विश्वसनीय ब्रांड है और इसका जो रेनफोर्समेंट है वह काफ़ी दिनों से आ रहा है और अच्छे अच्छे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, फिर ब्रांड आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा टिस्कॉन जो दावा करती है, टिस्कॉन के जो प्रोडक्ट आते हैं वो रेनफोर्समेंट सारे 6 mm से लेके 25 mm तक आता है। यानी 6 mm, 8 mm का रेनफोर्समेंट, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm और 25 mm तक का इजीली अवेलेबल है। मुझे इंटरनेट पे ये जानकारी नहीं मिली कि 25 से ज़्यादा 32 mm अवेलेबल है या नहीं है। और इसमें जो वो ग्रेड देते हैं वो 550 ST। अब डी कहने का मतलब होता है डक्टाइल और एसटी का मतलब होता है सुपर डक्टाइल। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हम रेनफोर्समेंट अपने प्रोजेक्ट्स में या अपने कंस्ट्रक्शन में क्यों लगाते हैं। रेनफोर्समेंट लगाने का मेन पर्पस ये होता है कि जो भी हम कंक्रीट में रेनफोर्समेंट डालते हैं, कंक्रीट एक्चुअली ऑपरेशन में काफ़ी स्ट्रांग होता है लेकिन टेंशन में वीक होता है। अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मुकाबले उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग 10-15% के आसपास ही होता है। लेकिन जो लोड आते हैं, जब भी किसी भी बीम के ऊपर अगर लोड आएगा तो उसमें कॉम्प्रेशन और टेंशन दोनों डेवलप होते हैं। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की भी बात करें तो जो उसके नीचे वाले फेस में अगर ऊपर से लोड लग रहा है तो नीचे वाले फेस पे टेंशन जनरेट होगा और ऊपर वाले फेस पे कॉम्प्रेशन जनरेट होगा। तो अगर कंक्रीट की बीम है तो कॉम्प्रेशन तो वो बहुत आसानी से झेल लेता है लेकिन टेंशन झेल नहीं पाता। तो टेंशन जोन में हम क्या करते हैं, स्टील का सरिया या रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बीम की जो कंक्रीट की जो कॉम्प्रेसिव पावर है उसका भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं और जहां जहां कंक्रीट में कमजोरी है उसको हम रेनफोर्समेंट डाल के, यानी थोड़ा सा खर्चा करके, पूरा का पूरा बीम को स्टील का ना बना के जहां जरूरत है वहां स्टील डाल के हम अपने कंस्ट्रक्शन को इकोनोमाइज कर लेते हैं। या ये यूं कहें कि ये आरसीसी कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है। अगर हम स्टील का यूज करेंगे तो स्टील में कंप्रेशन, टेंशन, उसमें भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हर मटेरियल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के, लेकिन कंपेरेबल होते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कंक्रीट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, इस वजह से हमें रेनफोर्समेंट डालने की ज़रूरत पड़ती है। प्रश्न है कि ये तो एक टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की कि रेनफोर्समेंट डालना है, अब है कि कौन सा रेनफोर्समेंट डालना है, कौन से ग्रेड का रेनफोर्समेंट डालना है, ये बहुत सारे क्वेश्चन है उसके बाद उठ जाते हैं। साधारण लोग जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो जाते हैं दुकानदार से पूछते हैं, वो एक सरिया दे देता है। दुकानदार अगर उनका मित्र है, उन पर भरोसा है, तो उसने जो सरिया दिया वो जाके अपने कंस्ट्रक्शन में लगाते हैं। तो ये एक तरीका है जो हमारे समाज में चल रहा है और ये 90%, 99% केसेस में किसी भी तरह का कोई
इशू ऑब्जर्व नहीं होता, काम हमारा बस ऐसे चल रहा है, एक आध केस ऐसे गड़बड़ी के होते हैं तो उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन आपका जो घर है, आपके साथ ही कुछ गलत ना हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा रिस्क है इस तरह से काम करने के लिए। बेसिकली देखिए क्या है कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो पूरे स्ट्रक्चर के बिहेवियर को समझते हैं। जब भी किसी स्ट्रक्चर पे लोड आता है, लोड ट्रांसफ़र होने पे स्ट्रक्चर के कौन कौन से पार्ट में टेंशन आएगा, कौन कौन से पार्ट में कंप्रेशन आएगा, कितना टेंशन आएगा, कितना कंप्रेशन आएगा, इंजीनियर्स ये चीज़ें एवेल्युएट करते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, और एवेल्युएशन के बाद ही वो निकालते हैं कि कहाँ पे कितना रेनफोर्समेंट देना है। तो ये अंदाजे का खेल तो है नहीं, लोग अंदाजे से लगा रहे हैं, टाइम लगेगा इंप्रूव होने में, लेकिन ये अंदाजे का गेम है नहीं। इसमें बहुत ही टीडियस कैलकुलेशंस करने होते हैं, कैलकुलेशंस के बाद ही हम जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ रेनफोर्समेंट डालते हैं। तभी तो आप सोचिए कि आप 2 या 3 माले का बिल्डिंग तो बना सकते हैं, लेकिन क्या आप बुर्ज खलीफा जैसा बिल्डिंग बनाने के लिए दिमाग आपका तैयार होगा? बड़े बड़े ब्रिज बनाने के लिए दिमाग आपका तैयार होगा? नहीं होगा। उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए जो कि ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, बड़े से बड़े स्ट्रक्चर के लिए चाहे छोटे से छोटे स्ट्रक्चर के लिए। सेफ्टी जो है वो सब के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बड़ा स्ट्रक्चर हो या छोटा स्ट्रक्चर हो। तो ये तो थोड़ी ज्ञान की बात मैंने दी, मुझे लग रहा है कि एक बैकग्राउंड आपके दिमाग में पैदा होनी चाहिए। तो रेनफोर्समेंट हम कई सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, और टिस्कॉन का भी रेनफोर्समेंट अवेलेबल है। अगर आप टिस्कॉन का लेते हैं उसमें क्या क्या वैरायटी आती है? देखिए, सबसे पहले ग्रेड जो डिसाइड होता है वो डिजाइन के हिसाब से डिसाइड होता है, लेकिन आपने डिजाइन तो कराया ही नहीं है। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है, अगर आपने डिजाइन कराया है तो आपके ड्राइंग में स्पेसिफाई होगा कि कौन सा रेनफोर्समेंट लेना है, कौन सा ग्रेड का लेना है, तो आप इजीली जाके वो सेम ग्रेड का रेनफोर्समेंट खरीद सकते हैं। और उसमें डेफिनेटली अगर 2-4 ब्रांड हैं तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं टाटा टिस्कॉन। तो इसमें कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे गुण हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कोड निकाल रखे हैं। उस कोड का नाम है IS 1786 2008। IS 1786 2008 में आया हुआ कोड है। उसमें किसी भी रेनफोर्समेंट की क्वालिटी, उसके कंपोजिशन, सब के बारे में उसमें गाइडलाइन दी हुई है, मिनिमम प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, और उसने लिखा है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, नहीं, उन्होंने लिमिट दी हुई है। जैसे कि हम अगर कोई ब्लड टेस्ट करते हैं तो आपने ब्लड टेस्ट का अगर रिपोर्ट देखा होगा तो आपके ब्लड में कितना यूरिया है, तो 5% यूरिया है, और लिमिट उसकी दी होती है कि भाई 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 4% से कम नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो लिमिट से मैच कराते हैं, और अगर वो सही होती हैं तो आप मान लेते हैं कि आपका ब्लड का जो कंपोजिशन है सही है, और अगर वो लिमिट से ऊपर नीचे होता है तो फिर आप समझते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर आप दवा खाते हैं। तो सेम चीज़ है रेनफोर्समेंट का भी, क्वालिटी के लिए उसमें क्या कंपोजिशन है, क्योंकि जब मेटल बनाते हैं, जब स्टील बनाते हैं, तो उसमें भी कई सारे चीज़ होते हैं। जो एलॉय बनता है वो स्टील रेनफोर्समेंट जो होता है एलॉय होता है, उसमें मैंगनीज भी होता है, आपका कार्बन भी होता है, तो उसके परसेंटेज की लिमिट क्या होनी चाहिए, वो सारा कुछ जो है उस कोड में दिया है। जितने भी उसको एलॉय के कंपोनेंट है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी लिमिट के भी, कितने लिमिट तक वो एक्सेप्टेबल है, वो सारी चीज़ें दी हैं। और टाटा या कोई भी प्रोडक्ट जो भी ISI मार्क है, उनको ये कोड को फॉलो करना पड़ता है और अपने प्रोडक्ट को उस लिमिट से बेहतर बनाना होता है। तो टाटा टिस्कॉन 1786 2008 को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है। इवन ये दावा करता है कि उसके मानदंड से कहीं बेहतर है उनका रेनफोर्समेंट। अब वो कैसे है, मैं एक एक पैरामीटर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखिए उनके जो प्रोडक्ट आते हैं, FE 500 आता है, FE 500D आता है, FE 500 SD आता है, FE 550 आएगा, 550D आएगा और 550 SD आएगा। मैं 550 SD जो उनका सबसे सुपीरियर प्रोडक्ट है उसके डेटा को आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। देखिए 1786 2008 और एक और कोड है जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कैसे बनाए बिल्डिंग को, उसके लिए एक कोड है 13920। तो उसमें भी बहुत सारी गाइडलाइंस है रेनफोर्समेंट के बारे में, उसमें भी चर्चा है। कुछ पैरामीटर उसमें दिए हैं, कुछ नहीं भी दिए हैं। जो नहीं दिए हैं उसकी बात ही खत्म है, जो दिए हैं उसको हमें कंपेयर कर लेना है। तो
IS कोड जो है FE 550 और FE 550D के बारे में बात करता है, FE 550 SD के बारे में बात नहीं करता। जबकि टाटा कहता है कि हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो सुपर डक्टाइल है। डक्टाइल होने का मतलब क्या होता है और डक्टाइल क्यों होना चाहिए रेनफोर्समेंट को? देखिए, कंक्रीट जो होता है और डक्टाइल होने से क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर बेहतर रेजिस्टेंट होता है अर्थक्वेक को लेके। अगर कभी आपकी बिल्डिंग जहाँ बनी है, अगर वहाँ कोई अर्थक्वेक आ जाए तो उस अर्थक्वेक को झेलने में जितनी अच्छी पूरे स्ट्रक्चर की डक्टिलिटी होगी उतना बेहतर वो उस अर्थक्वेक को झेलने में कामयाब होगा। अगर उसमें डक्टिलिटी से कम होगी, ब्रिटलनेस ज़्यादा होगा तो वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। जो कंक्रीट होता है उसमें वो ब्रिटल होता है, वो डक्टाइल, उसमें डक्टाइल बिहेवियर कम होता है, ब्रिटलनेस ज़्यादा होता है, वो सडन फेल करता है। रेनफोर्समेंट जो होता है वो डक्टाइल होता है, वो फेल करने के पहले वो पहले इलास्टिक जोन में होगा, फिर वो प्लास्टिक जोन में होगा, उसके बाद वो अल्टीमेट स्ट्रेस पर पहुँचेगा, तब जाके वो फेल होगा। तो फेल होने के पहले हमें स्ट्रक्चर में काफ़ी साइन दिख जाएंगे तो हमें पूरा मौका मिलेगा स्ट्रक्चर को छोड़ के भागने का, कि बीम्स में क्रैक्स आ रहे हैं, कॉलम में क्रैक्स आ रहा है, सारे प्लास्टर झड़ने लगा, तो आपको दिख जाएगा कि बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से भागो। तो आप कुछ ऐसा जो क़यामत की रात आए तो उस समय भी शायद अगर आपने अच्छा रेनफोर्समेंट यूज किया होगा तो आपकी जान बच सकती है। और छोटे मोटे झटके अगर आते रहते हैं, जो कि नॉर्मली भूकंप के झटके जो हम झेलते रहते हैं, अगर वो झटके आएंगे तो आपका स्ट्रक्चर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर आपने अच्छा रेनफोर्समेंट लगाया है। तो टाटा टिस्कॉन दावा करता है कि उसने जो एसटी प्रोडक्ट निकाला है वो सुपर डक्टाइल है। और सुपर डक्टाइल कहने का मतलब ये है कि वो प्लास्टिक जोन का रेंज जो है, स्ट्रेस का रेंज काफ़ी बड़ा है, तो वो बहुत अच्छे से साइन देगा सडन फेलियर होने से। सडन फेलियर तो खैर कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं होने देगा, लेकिन वो थोड़ा बेहतर तरीके से या ज़्यादा टाइम देगा आपको निकलने के लिए, तो बेहतर रेजिस्टेंट करेगा आपका अर्थक्वेक के केस में। ठीक है, तो अब IS कोड कहता है कि 550 में जो है यील्ड स्ट्रेस जो होना चाहिए मिनिमम 500 MPa होना चाहिए। और टाटा दावा करता है कि मेरा जो है प्रोडक्ट उसमें मिनिमम जो यील्ड स्ट्रेस होगा 570 MPa होगा। तो उसके जो पैरामीटर से 20 MPa ज़्यादा ये दावा कर रहा है कि मेरा जो रेनफोर्समेंट है उसमें ये है। अब ये MPa बढ़ने से क्या होता है, ये इकोनॉमी भी बढ़ती है। अगर किसी रेनफोर्समेंट की MPa पावर या ग्रेड या यील्ड स्ट्रेस ज़्यादा है तो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं डिज़ाइन में तो आपका रेनफोर्समेंट के नंबर्स जो होते हैं कम आते हैं, तो अल्टीमेटली पैसे भी कम लगेंगे। यील्ड स्ट्रेस अगर ज़्यादा है तो ये दावा कर रहा है कि 570 है, अगर हमने 570 इस्तेमाल करके डिज़ाइन किया तो डेफिनेटली हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। और ये दावा करते हैं कि 6% रेनफोर्समेंट की सेविंग होगी, यानी 100 kg में 6 kg कम आपका रेनफोर्समेंट लगेगा। 6 kg का दाम जो भी है आप उतना सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो कैलकुलेटिव अप्रोच से जाएंगे तब। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। यील्ड स्ट्रेस जो है मिनिमम की तो हमने बात की, मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस जो है IS कोड दावा नहीं करता। 13920 जो है अर्थक्वेक वाली कोड, वो उसने एक नंबर दिया है 660 MPa, यानी मिनिमम 500 होना चाहिए यील्ड स्ट्रेस और मैक्सिमम 660 होना चाहिए। और टाटा टिस्कॉन ने मैक्सिमम लिमिट को मैच कराया है 660 MPa। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब होता है कि जिस स्ट्रेस पे स्टील ब्रेक हो जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेस, टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेस, वो होता है 6% हायर देन अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेस बट नॉट लेस देन 585 MPa। IS कोड कहता है कि 6% यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 585 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सेम चीज़ IS 550D के बारे में कहता है। ये तो 550 के बारे में कह रहा है, 550D के बारे में कहता है 8% हायर देन यील्ड स्ट्रेस बट नॉट लेस देन 600 MPa। ठीक है, 13920 इस पैरामीटर के बारे में कोई कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। टाटा टिस्कॉन इससे कहीं आगे बढ़ के 15% हायर देन यील्ड स्ट्रेस बट नॉट लेस देन 655। अब देखिए, कोड जो मांग रहा है वो 600 MPa मांग रहा है और ये साहब पहुंच गए हैं 655 तक, और 15% का दावा कर रहे हैं कि इनका जो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा होगा इनका अल्टीमेट स्ट्रेस।
तो यील्ड स्ट्रेस से जितना ज़्यादा अल्टीमेट स्ट्रेस होगा, इसका मतलब है कि उसमें प्लास्टिसिटी बहुत अच्छी है, फेल होने के पहले काफ़ी ज़्यादा साइन देगा। तो ये बहुत ही बेहतर प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से टाटा का प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए, अगर आपको अवेलेबल है, आपके बजट में आता है। बजट में भी है तो ये थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा, बट आप कैलकुलेटिव अप्रोच से चलेंगे तब क्वालिटी के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी हम और थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद जो अगला टेक्निकल पैरामीटर है वो है अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेस, जो अभी हमने बात की। अगर उसके रेशियो को निकालें तो आईएस कोड कहता है कि 1.06 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। 500 FE 500 के लिए, FE 550D के लिए होना चाहिए 1.08%। दोनों को बस डिवाइड कर दिया है। और 13920 कहता है 15% होना चाहिए, 1.15 ये होना चाहिए। और टाटा टिस्कोन भी कहता है कि हमारा 15% है, 1.15 को मैच कराता है। तो 13920 जो कि अर्थक्वेक वाला जो हमारा कोड है उसको अच्छी तरह से कंप्लाई करता है। बाकी के दो में आईएस कोड इस चीज़ को मांगते भी नहीं है, फिर भी टाटा ने इसको कंप्लाई कराया। तो अगर ये तो हो गया, तय हो गया कि रेनफोर्समेंट अर्थक्वेक के केस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो सेफ्टी जो है आपकी बिल्डिंग की ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो इसको इस्तेमाल करने से आपका घर सेफ है, इसकी अस्वस्थता आपको बनी रहेगी। अब देखिए टोटल इलोंगेशन, जब अर्थक्वेक आया और जब टूटने के पहले वो कितना इलोंगेट करेगा, इलोंगेट होगा उसके बाद ही टूटेगा। जैसे आप किसी चीज़ को खींचेंगे तो पहले वो इलोंगेशन होगा, उसके बाद टूटेगा। तो जितना ज़्यादा इलोंगेशन उसमें अलाउड होगा उतना ज़्यादा वो अर्थक्वेक के केस में या किसी भी लोड के केस में वो ज़्यादा रेजिस्टेंट, या ये भी कहें कि साइन देगा फेल होने के पहले। तो 500 FE 550 के केस में जो आईएस कोड ये कहता है कि आपका जो इलोंगेशन होना चाहिए मिनिमम 10% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 550D के केस में कहता है कि 14.5%। IS 1320 2016 भी 550 के केस में कहता है कि 14.5% होता है, और टाटा टिस्कोन का 16% है। तो काफ़ी अच्छा है, इस लिमिट से काफ़ी बढ़िया है, 1.5 ज़्यादा ही है। तो टोटल इलोंगेशन के केस में भी टाटा का जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी चेक में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब मिनिमम टोटल इलोंगेशन जो है एट मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम टोटल इलोंगेशन एट मैक्सिमम फोर्स, आईएस कोड नॉट स्पेसिफाइड 550D में कहता है कि 5% होना चाहिए मैक्सिमम एट मैक्सिमम फोर्स पे। देखिए ये जो लिमिट है इसको चीज़ समझिए। पहले जो हमने मैक्सिमम मिनिमम टोटल इलोंगेशन की जो बात की थी वो फेलियर के केस में की थी। ये है कि जब हमने मैक्सिमम लोड लगाया उस समय कितना होगा, तो ये 5% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टाटा स्टील भी 5% को कंप्लाई करता है। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी रेनफोर्समेंट के क्वालिटी को जज करने के लिए। अब देखिए टाटा स्टील बनता कैसे। पहले स्टील कैसे बनता है। स्टील बनता है ओर से, आयरन ओर से। आयरन ओर को क्या करते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है कि ओर जो है ऑक्सीडाइज, जो भी उसमें रिएक्शन होते हैं, और जो प्योर आयरन होता है वो मेल्ट होकर ब्लास्ट फर्नेस के निचले हिस्से में चला आता है। उसके ऊपर फिर कुछ इम्प्योरिटी जो स्लैग होता है वो होता है। तो फिर हम नीचे से क्या करते हैं, ड्रेन करके आयरन ओर को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो है पुराना जो प्रोसेस था, हम लोग उसको पिग आयरन में छोटे छोटे ब्लॉक में कास्ट करके उसको निकालते थे। निकालने के बाद फिर उसको क्या करते हैं कि उसको फिर से पिघला के फिर बिलेट्स बनाते हैं, या कई सारे उसके मेथड्स हैं। तो वो बनाने के बाद फिर हम उसको रोल करके रिइंफोर्समेंट या जो भी शेप बनाना है वो बनाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का। तो इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक प्रोसेस होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड। तो टीएमटी बार बनाया जाता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, यानी थर्मल, एक तो पहले उसमें हीट से गर्म भी करेंगे और मैकेनिकल प्रेशर भी देंगे, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड। तो दोनों जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सरफेस क्वालिटी डेवलप होता है। तो उससे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव होती हैं, वो स्ट्रेंथ उसका एक बढ़ जाता है। तो स्ट्रेंथ तो बढ़ा हुआ है, हमने नंबर से भी देख लिया कि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पर स्क्वायर mm उसकी लोड बियर करने की क्षमता अच्छा है टाटा स्टील का। उसका टाटा स्टील कहता है
कि ये बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, बढ़िया अर्थक्वेक के केस में। तो वो भी हमने नंबर से देख लिया कि ये अर्थक्वेक के मानदंडों से कई पैरामीटर में बेहतर था और कई पैरामीटर में उसको मैच कर रहा था, उससे पीछे तो था ही नहीं। उसके बाद है इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली कहने का मतलब जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जो स्टील बनाने का जो तरीका होता है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है ना कि हमने एक प्रोसेस किया, स्टील को बना दिया, उसको ठंडा किया, फिर अगले प्रोसेस में फिर उस स्टील को हीट किया, गर्म किया। तो अगर हम बार बार हीटिंग कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो टाटा स्टील ने अपना सिस्टम ऐसा बनाया है कि एक बार अगर वो पिघला हुआ आयरन है तो उसको हम फाइनल शेप दे दें, बार बार ठंडा गर्म ना करें। तो अगर हम उसको सीक्वेंस में काम करते चले जाएंगे तो एनर्जी सेव होगी, सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी सिस्टम की। तो इनको इको फ्रेंडली होने का तमगा मिला हुआ है। ग्रीन प्रो सर्टिफाइड हैं ये ग्रीन प्रो सर्टिफाइड हैं। गो ग्रीन इनका ग्रीन प्रो सर्टिफाइड रिवर है। मोर इको फ्रेंडली ये बनाने का जो प्रोसेस है। तो अगर आप टाटा स्टील लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी इससे आप इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये एक चीज़ और दावा करते हैं कि जो रिप्स बनाते हैं ना, आप देखो अगर इन्फोर्समेंट चिकना नहीं होता, उस पर रिप्स बने होते हैं। वो जो रिप्स होते हैं उनके साथ कंक्रीट में बॉन्डिंग बनती है। तो ये कहते हैं कि ये बेहतर बॉन्डिंग बनाता है कंक्रीट के साथ। जितना अच्छा बॉन्डिंग बनेगा उतनी मजबूत आपकी बीम होगी, उतना मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होगा, उसका बिहेवियर बढ़िया होगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उसकी लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा होगी। तो ये भी कहते हैं कि हमारा जो रिप्स है बहुत ही रिसर्च करके वो रिप्स बनाया हुआ है, और रिप्स इस तरह से बनाया है कि रोलिंग के दौरान वो रिपीट हो जाए और उसमें किसी भी तरह का कोई मतलब मिसमैच ना रहे। जो भी 12 मीटर का ये रिइंफोर्समेंट देते हैं तो इससे क्या होता है कि बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है कंक्रीट का। तो ये रिप्स जो है वो इनका टेस्टेड है। उसके बाद ये कहते हैं कि मोर बेंडेबल हैं, यानी रिइंफोर्समेंट को आप जिस साइज शेप में साइज में बेंड करना चाहें वैसा बेंड कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छा डक्टाइल है, बेंड कर सकते हैं, उससे स्टील के प्रॉपर्टीज़ में कोई दिक्कत नहीं होता और बेंड भी कर सकते हैं। तो बेंडेबिलिटी अच्छा है। उसके बाद है मोर वेल्डेबल। तो ये कहते हैं कि हमारी रिइंफोर्समेंट स्टील जो है वेल्डेबल भी है। इनके स्टील में कार्बन कंटेंट कम होता है जिसकी वजह से बेटर तरीके से वेल्ड हो सकते हैं। तो वेल्डेबिलिटी इनका बेहतर होता है। तो ये भी इनके रिइंफोर्समेंट की क्वालिटी है। तो अगर कहीं पे वेल्ड करके रिइंफोर्समेंट को जोड़ने के कई सारे तरीके हैं, आपको लैप लेंथ देना है या फिर आप कपलर लगा रहे हैं, या कई बार हम लोग वेल्डिंग भी करते हैं, तो वेल्ड करेंगे तो वेल्डिंग भी अच्छे तरह से हो जाएगा। ये तो टेक्निकल बातें हो गई। अब ये कमर्शियल या ब्रांड के अगर आप इनका प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्या ब्रांडिंग, क्या वैल्यूज़ मिलेगा, ब्रांड बेनिफिट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इनका जो रेनफोर्समेंट है ये मिलता है एमआरपी पे नहीं। हाँ, सबसे पहले जो है इनका जो प्रोडक्ट है रेनफोर्समेंट है वो लंबाई के हिसाब से मिलता है, मतलब पीस के हिसाब से। इनका 12 मीटर का एक रेनफोर्समेंट का लेंथ आता है, चाहे वो 12 mm का हो, 6 mm का, या कोई भी डाया हो, और उसी के प्राइस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से मिलता है, जिससे आपको उसको वेट करने का झंझट नहीं होता। वैसे आप वेट करके भी ले सकते हैं क्योंकि रेनफोर्समेंट का पर मीटर लेंथ फिक्स होता है। लेकिन इसमें क्या होती है, ब्रांड इसमें गच्चा करते हैं कि क्या करेंगे कि आपको 12 mm का चाहिए, उन्होंने क्या किया है उसको 13 mm का बना रखा है, थोड़ा मोटा है। अब अगर वेट से आप खरीदेंगे तो वो भारी हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। टाटा स्टील मोटा भी है तो भी आपको कम पैसे में ही काम, उतने ही पैसे देने हैं क्योंकि ये नंबर से बेच रहे हैं। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा ये कहते हैं कि ये आरसीपी पे बेचते हैं प्रोडक्ट को, रिकमेंडेड कंज्यूमर प्राइस, यानी मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। एमआरपी पे नहीं बेचते, ये आरसीपी पे बेचते हैं। जिस दिन जो रेट होगा उस रेट पे आपको मिलेगा, जो भी रिकमेंडेड कंज्यूमर का प्राइस होगा। तो वो फ्लक्चुएशंस को कवर करेंगे। रेट बढ़ा तो ज़्यादा में मिलेगा, घट गया अगर अगले दिन तो आपको घटे हुए प्राइस पे भी मिल सकता है। तो ये ब्रांड दावा कर रही है। और बड़ी ताज्जुब की बात है, ये मुझे भी नहीं पता था। अभी इस वीडियो के बनाने के लिए जब मैंने रिसर्च शुरू किया तब मुझे पता चला कि टाटा स्टील आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इन्होंने आशियाना.com करके, आशियाना टाटा टिस्कोन करके एक वेबसाइट बना रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आपको ख़रीदना है तो आप जाके वहाँ से ख़रीद सकते हैं।
तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि टाटा का उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, नॉट ओनली रेनफोर्समेंट। आप स्टील से बनने वाले बहुत सारे बारबेड वायर, कंसंट्रीना वायर, सब कुछ आप उसमें ऑर्डर कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि रेनफोर्समेंट अगर आपने 40,000 से ज़्यादा का ऑर्डर किया तो आपको फ्री होम डिलीवरी देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, ये आपको कॉस्ट का क्या है वो एक बार आपको मार्केट रेट से कंपेयर करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप एस्टिमेट वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ से आराम से आप लेटेस्ट प्राइस ले सकते हैं उस दिन का, क्योंकि उस दिन का प्राइस इसमें जब आप खरीद ही सकते हैं तो सेम प्राइस मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि आपके लोकल मार्केट में कम में मिलता है या ज़्यादा में मिलता है, वो एक रिसर्च का विषय है, बट ये ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके बाद है ये टैग ऑफ ट्रस्ट। एक टैग लगाते हैं ये हर बंडल के ऊपर, एनफोर्समेंट के ऊपर, जिसमें किसी भी तरह की कोई पायरेसी या नकली प्रोडक्ट ना बेच दे। तो उसके लिए लोग टैग ऑफ ट्रस्ट देते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं, ताकि अगर कोई गड़बड़ झाला, अगर नकली प्रोडक्ट मार्केट में हो सकता है, अगर इसका कोई डाउट हो तो वो डाउट ख़त्म हो जाएगा अगर आपको टैग ऑफ ट्रस्ट आप देखते हैं तो ये है पायरेसी या कंस्पिरेसी से बचने के लिए, नकली डुप्लीकेट से बचने के लिए इन्होंने वो सुविधा उपलब्ध कराई है कस्टमर्स को, तो वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद भारत भर में इनके बहुत सारे डीलर्स हैं, पैन इंडिया डीलर्स फैले हुए हैं। मैंने जब इनकी वेबसाइट खोली तो एक वार्निंग मैसेज आया कि आप लोग किसी भी अरे गरे नत्थु खरे पे विश्वास ना करें, उसको एडवांस ना दें रेनफोर्समेंट टाटा स्टील खरीदने के लिए, और कभी भी खरीदें तो ऑथोराइज डीलर से खरीदें। उन्होंने पूरी डीलर की लिस्ट दी है, या तो वहाँ से खरीदें या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करें। तो मेरे ख्याल से नकली माल शायद मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी वजह से टाटा इतना ज़्यादा आगाह आप लोगों को कर रहा है। तो आप लोग थोड़ा केयरफुल रहें अगर आपको टाटा का प्रोडक्ट खरीदना है, क्योंकि ये ट्रस्टेड, बहुत सालों से ट्रस्ट इन्होंने बिल्ड किया हुआ है मार्केट में। उस ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठा के लोग नकली प्रोडक्ट बना के आपको बेच रहे होंगे शायद, मुझे पर्सनली पता नहीं है, बट ये सब चीज़ें देख के मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो आप इस पर ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। एक बार वेबसाइट पे जिस डीलर से आप ख़रीदने जा रहे हैं, वेबसाइट पे उसकी देख लीजिए कि उसका नाम है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो आप, नाम नहीं है तो डीलर से आप पूछ सकते हैं कि आप किस तरह से टाटा का प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑथोराइज हैं। तो जब तक आपको भरोसा ना हो, आप ऐसे डीलर से प्रोडक्ट ना ही खरीदे तो बेहतर है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से मैंने रेनफोर्समेंट के बारे में काफ़ी इलेबोरेटेड जानकारी आपको दी है, और अब टाटा का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको अब किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्यों टाटा का प्रोडक्ट आपको ख़रीदना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। सबसे बड़ा ये सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और जो भी चीज़ें हैं, इतनी टेक्निकलिटी में कोई साधारण आदमी जो भी काम करा रहा है तो घुसता नहीं है। उसको तो सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क पड़ता है, वो है ट्रस्ट। तो टाटा ने अपना ट्रस्ट बहुत अच्छा बिल्ड किया हुआ है। इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी हैं अप टू द मार्क हैं, और ये कस्टमर के साथ धोखा नहीं करते। तो आप बेहतर है कि अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने तो सारी कंपेयर करके आपके उसके स्पेसिफिकेशन आपको समझा ही दिया है। तो उम्मीद है अब अगली बार जब आप रेनफोर्समेंट खरीदेंगे तो आपको एक अच्छा गाइडलाइन मिलेगा। अगर आप कहेंगे किसी और ब्रांड को भी चेक करने के लिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस ब्रांड का भी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट आपको खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए। और जाते जाते मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ। टाटा स्टील के 2 प्रोडक्ट हैं, एक है डी और एक है एसडी। तो डी कहाँ खरीदना है और एसडी कहाँ खरीदना है, हर केस में क्या एसडी खरीदना है? तो देखिए, हर केस में एसडी नहीं खरीदना है। हमारे देश जो है कई सारे अर्थक्वेक जोन्स में बटा हुआ है, जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं। इस जोन में आप देखेंगे कि 2, 3, 4, 5 जोन में है। तो अगर 2 और 3 जोन में आपका घर आता है तो आप आराम से केवल डी भी खरीदेंगे तो भी चलेगा, कोई एसडी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 4 या 5th जोन में आते हैं तो आप एसडी खरीदें, क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ज़्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना है। तो ऐसे केसेस में आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करके सुपर डक्टाइल वाला आयरन स्टील खरीदिए, वो बेहतर रहेगा। तो ये मेरी सलाह है, पर्सनल सलाह। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, आपको इससे कुछ ज्ञानवर्धन हुआ कि नहीं हुआ, कुछ सवाल हैं, कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, इंजीनियरिंग सीखते रहिए। धन्यवाद।